मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो एग्जैक्टली। और इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, नीट, जेई, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस पिक करके उन्हें सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से उन्हें समझते हैं। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के इस लेसन के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, राइट। तो कुछ इसके जो की टॉपिक्स थे वो क्या थे, जैसे कि लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बोर्ड्स में भी और एंट्रेंस में भी। उसके बाद हमने बात किया था वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के अंदर से आपको जनरली पूछा जाता है शेप एंड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड फाइनली हमने बात किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मोस्टली द प्रॉपर्टीज, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे तो आपको फोकस करना ही है, बट फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। The question says percentage ionic character in a certain bond AB is 76.81% and the bond length AB is given as 159.6 picometer. What is the dipole moment of AB molecule? अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर होता है, थोड़ा सा आयोनिक नेचर होता है, राइट। किसी में आयोनिक नेचर ज्यादा होता है, कोवेलेंट कम, तो किसी में कोवेलेंट ज्यादा, आयोनिक कम। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम इन दिस केस, इवन इफ वी अज्यूम कि द बॉन्ड इज 100% आयोनिक, ऐसा अगर हम मान भी लेते हैं कि इफ द बॉन्ड इज 100% आयोनिक, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर 100% आयोनिक मतलब एक जो है पॉजिटिव आयन है और दूसरा है नेगेटिव आयन, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एंड व्हाट इज दैट डिस्टेंस? दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट, मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। अब डाइपोल बन गया तो इस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होगा। सो लेट अस से डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो चार्ज क्या है यहाँ पर? ये जो है चार्जेस, व्हाट आर दे आर बेसिकली द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। और डिस्टेंस क्या है? बॉन्ड लेंथ, दैट इज 159.6 पिकोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर -12 कर देंगे। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल बी 2.557 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर। चलो इसे थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। और अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी हमारा इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने एज्यूम किया कि अगर मेरा बॉन्ड 100% आयोनिक है तो उसका डाइपोल मोमेंट इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली में मेरा जो बॉन्ड है वो कितना परसेंट आयोनिक है? दैट इज 76.81% आयोनिक। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर की बात करूं किसी भी बॉन्ड में, अगर उस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कितना है वो मुझे निकालना है, सो व्हाट विल बी दैट विल बी इक्वल टू म्यू की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है डिवाइडेड बाय म्यू की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब इस सिचुएशन में जब 100% नहीं है, उस सिचुएशन में जो म्यू की वैल्यू है डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू जब ये 100% आयोनिक है इंटू 100। ऐसे ही तो हम निकालेंगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, राइट। कि अगर हम कहते हैं कि किसी बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर है, तो हम कहेंगे कि भाई जितनी म्यू की वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, क्योंकि 100% तो वो है नहीं, तो जो ऑब्जर्व वैल्यू है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये म्यू ऑब्जर्व्ड जो है यही हमें निकालना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। और म्यू आयोनिक क्या है? ये है कि अगर ये बॉन्ड पूरा 100% आयोनिक होता तो उसके म्यू की वैल्यू इतनी होती।
ठीक है। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है 76.81, म्यू ऑब्जर्व्ड हमें पता नहीं है, ये तो हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय म्यू आयोनिक है 2.557 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 100। तो यहां से हम म्यू ऑब्जर्व्ड निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 76.81 इंटू 2.557 इंटू 10 टू द पावर -29 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.96 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर इतना आएगा। तो ये मेरा आंसर आया है। चलो इसे थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो फटाफट से हमने क्या किया, हमने फटाफट से आंसर को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया था कॉमेट के 2018 में, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट इन सिग्मा स्टार एस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज। अच्छा, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस हम सबको पता है, सिग्मा एस क्या होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार एस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब दो 1s इस तरह से कंबाइन होते हैं तो इनके बीच का जो दो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो नलिफाई कर जाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब एक का फेज अगर पॉजिटिव है तो दूसरा का फेज है दैट इज नेगेटिव, मतलब इसका अगर फेज पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है ये बीच वाली जगह को ये खा जाते हैं, वहां पर कुछ भी नहीं होता है, एंड दैट इज वेयर वी सी द नोडल प्लेन, इस तरीके से, करेक्ट। तो इसका मतलब इसमें कितने नोडल प्लेन होते हैं, सिर्फ एक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया था IIT JEE मेंस 2012 में, द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या फिर सीसॉ। तो यहां पे दो चीज ध्यान रखनी है, क्या निकालने बोला गया है, शेप एंड नॉट जियोमेट्री, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट उसी चीज से कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम तो भाई अपना वही सिस्टम लगाएंगे जो हम लगाया करते थे। सबसे पहले आपको इसका एक रफ लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स। मेमोराइज के चक्कर में कई बार आप गलत आंसर करके आ जाओगे। ठीक है, तो अगर इसका एक रफ बनाओगे तो जेनॉन क्या है, नोबल गैस है, तो इसके टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से इससे क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और फ्लोरीन जो है वो इससे बना लेगा इस तरीके से सिंगल बॉन्ड। सो कुल मिला के जब हम इस लुईस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें लोन पेयर कितने हैं, 1, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड्स बन रहे। ये कौन सा लगा रही हूं मैं थ्योरी, ये कौन सा थ्योरी है, ये है वेस्पर थ्योरी, जिसके अंदर हम मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह एज्यूम करते हैं। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर है 4, तो मतलब टोटल कितने हो गए, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 1 + 4 यानी कि 5। तो जब 5 होते हैं तो याद है वो 5 बलून वाला शेप, 5 बलून वाले शेप को हम क्या कहते थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट दैट इज इट्स जियोमेट्री, राइट। जियोमेट्री जो है दैट इज डिसाइडेड बाय बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में शेप निकालना है। शेप कौन बताता है, शेप बताता है सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो शेप में जो है लोन पेयर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर इस लोन पेयर को हम भूल जाते हैं तो उसके बाद जो हमें शेप मिलती है वो किस तरह की शेप हमें मिलती है, इस तरह की शेप हमें मिलती है विच लुक्स लाइक अ सीसॉ। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज सीसॉ। अब बहुत से बच्चे इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मार्क कर देंगे, बट वो गलत हो जाएगा बिकॉज दैट इज द जियोमेट्री एंड नॉट शेप। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कॉमेट के 2018 में पूछा गया था, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन दैट इज O2- इज।
अब बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो O2 माइनस में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन एटम में 8 होते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है तो 8 + 8 प्लस ऊपर एक माइनस साइन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, तो हो गए टोटल हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसे। अब देखो ऑर्बिटल डायग्राम रफ में हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, नीचे एक मेरा सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s होगा, उसके ऊपर होगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। उसके ऊपर अब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में ये वाला पैटर्न होता है, राइट। तो ऑक्सीजन में जो है ये मेरा सिग्मा 2pz है, उसकी एनर्जी कम होती है व्हेन कंपेयर टू पाई 2px पाई 2py। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने कुछ भी लेबल नहीं किया है, ऐसे ही बस रफ में बता के दिखा रही हूँ। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे 2-2 के पेयर में। ठीक है, जैसे ही वो ये वाली जगह पे आएंगे तो एक यहाँ, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो देखो कितने हम कर चुके हैं अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17 हो गए सारे 17 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या निकालना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालना है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, राइट। तो टोटल बॉन्डिंग में 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 2 + 2 4 + 3 7, तो ये 7 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा NB - NA / 2, यानी कि 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये पूछा गया था AIPMT 2015 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि किसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बराबर नंबर में है। सिग्मा बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड बोले तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो मतलब अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब उसका एक बॉन्ड तो सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड पाई है। ठीक है, मतलब जहां पर भी आपको ये सिंगल बॉन्ड दिखे तो आप समझ जाओ इसमें क्या है, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड। जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखे तो आप समझ जाओ कि इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है। जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहां पर आप समझ जाओ 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो दिस क्वेश्चन इज सुपर सिंपल फॉर यू। ठीक है, सो लेट अस लुक एट दीज। सबसे पहले बात करते हैं CN2 की। तो CN2 का अगर हम लुईस स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें सिग्मा और पाई कितने हैं इसकी अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 और पाई बॉन्ड कितना है 1 2 3 4। तो दोनों बराबर है क्या? नहीं है, सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को देखते हैं CH2CN2। तो इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसमें भी CN2 तो वैसा ही है बट यहां पर बीच में एक और CH2 आ गया है। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं सिग्मा और पाई? सिग्मा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4। सो क्या ये बराबर है? नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं HCO3- की। तो अगर इसकी भी अगर हम बात करें और इसका भी अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएं इस तरीके से तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बराबर नहीं है। फाइनली XeO4, तो Xe इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं 4 और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, पाई बॉन्ड भी हैं 4। सो बेसिकली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स।
क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया था नीट में 2019 में. Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory? ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. नाउ इन ऑर्डर टू टेल दिस हमें क्या करना होगा, हमें इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ BE2. ठीक है, और उससे भी पहले तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हम ढांचा बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो अभी हम अदर्स वाला बना रहे हैं विच विल बी एप्लीकेबल टू बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेप्ट ऑक्सीजन. बाकी सबके लिए एप्लीकेबल होगा. सो मोर और लेस दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बेरिलियम, सो टोटल बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. 4 + 4. ऑक्सीजन में 8 + 8 16. नाइट्रोजन में 7 + 7 14. कार्बन में 6 + 6 12. ठीक है, तो इस केस में मुझे सबसे पहले मैं बेरिलियम का बनाती हूं, तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब बेरिलियम के केस में तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल, विच मीन्स दिस इज अनस्टेबल. तो ऑब्वियसली बेरिलियम जो है ये तो मेरा आंसर नहीं होगा. ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम इनके डायग्राम्स बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह के ऑर्बिटल में लाई कर रहे हैं. अगर वो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में लाई कर रहे हैं तो वो पाई बॉन्ड्स बनाएगा. तो पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए इन्हें कहाँ लाई करना पड़ेगा? इन्हें पाई ऑर्बिटल्स मतलब पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब सबके तो मैं नहीं बना रही हूं, मैं रैंडमली किसी एक का बनाती हूँ. लेट्स से हम लास्ट वाला बनाते हैं, से कार्बन. ठीक है, तो अगर कार्बन का बनाए तो 12 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो अब कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2. ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हम क्या देखते हैं कि इसके जो बाहर के जो एंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन से ऑर्बिटल्स में है? ये पाई ऑर्बिटल्स में है एंड पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है. ये कैसे ऑर्बिटल है? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना, ये एंटी बॉन्डिंग तो है नहीं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, है कि नहीं? तो ये तो हमें देखने को मिला. अब देखो हम ये भी अगर देखें, अगर यहां से हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8. और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डबल बॉन्ड. तो इसका मतलब ये भी है कि कार्बन के जो 2 एटम्स हैं ये कार्बन मॉलिक्यूल बनाने के लिए डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं. एंड डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं एक तरीके से देखो तो? सो वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर कार्बन के केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से C2 इज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज विच हैज ओनली पाई बॉन्ड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके लिए होमवर्क है. नाइट्रोजन का आप खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो कि वहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है. उसी तरह ऑक्सीजन का भी आप बना के देखो सो दैट यू गेट एन आइडिया. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 7. दिस वाज आस्क्ड इन AIPMT 2012. बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज शोन बाय O2 + O2 - O2 2 - O2. ठीक है, ओके. सो नाउ इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ है. दिस इज O2 मॉलिक्यूल, दिस इज ऑल्सो O2 मॉलिक्यूल विथ -1 चार्ज. ठीक है, ये मेरे 4 ऑप्शंस हैं. तो क्या करेंगे हम तो बनाएंगे तो वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. उससे पहले देख लेते हैं कि इन सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं. O2 में तो 8 + 8 16 होंगे. इसमें हो जाएगा 8 + 8 2 माइनस है यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 18. इसमें हो जाएगा 8 + 8 ऊपर क्या है -1 यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 17. ये हो जाएगा 8 + 8 +1 है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 15.
तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन सभी के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब चूंकि यहां पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वही ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का, राइट। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं O2 प्लस की, ठीक है। तो उसमें टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.5, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो यानी कि 1.5 नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं O2 माइनस, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है। 17 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे डालेंगे। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, तो इसके केस में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 7/2 यानी कि 1.5, एंड दैट वाज द क्वेश्चन। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। अब सी और डी के लिए आई गेस आप खुद से निकाल सकते हो, इसी डायग्राम में आप डाल के और आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आप बॉन्ड ऑर्डर खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, बट एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। अरेंज द बॉन्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल में, लेट अस सपोज AB इज अ मॉलिक्यूल, तो जितना इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, अगर A बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और B बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा उस बॉन्ड का, ठीक है। सो द मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द मोर इज द आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब यहां पर कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लिथियम फ्लोरीन, इसमें पोटेशियम ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर ऑक्सीजन, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल को देखते हैं एक बार, उससे हमें काफी आइडिया लगेगा कि उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में। एक तो चीज जो हम श्योर शॉट बता सकते हैं कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां पर है, N2 में। क्यों, क्योंकि N2 में क्या है, दोनों नाइट्रोजन के ही एटम्स है, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, दोनों की सेम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट। तो इसीलिए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इन N2, तो यानी कि N2 का जो है आयोनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा किसका होगा, ऐसे किसी मॉलिक्यूल का जिसमें ना एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा माना जाता है, फ्लोरीन। तो अब देखो यहां पर फ्लोरीन जो है लिथियम के साथ है, एंड लिथियम इज हियर। और हमें ये भी पता है, हमने पीरियोडिक टेबल वाले लेसन में ये पढ़ा था कि जैसे जैसे वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, करेक्ट। सो वी कैन से दैट लिथियम और फ्लोरीन जो है वो दोनों एक्सट्रीम पे है, तो लिथियम का बहुत पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा होगा लिथियम फ्लोराइड का। तो चलो दो तो इस लिस्ट से निकल गए, ठीक है। अब देखते हैं और क्या बचे हुए हैं हमारे पास। चलो अब कंपेयर करते हैं K2O और SO2 इनको, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहां पर है, दिस इज ऑक्सीजन, एंड वेयर इज S इज हियर, एंड वेयर इज K इज हियर, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, या फिर पोटेशियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, किसमें फर्क होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीजेस,
राइट तो इसका मतलब पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये काफी कम होगा व्हेन कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, राइट। एंड सिंस पोटेशियम जो है इट लाइज इन, देखा जाए तो ये ज्यादा नीचे है व्हेन कंपेयर्ड टू सल्फर, राइट। तो मतलब पोटेशियम का सबसे कम होगा, है ना। सो वी कैन से दैट कि पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी मोर देन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी K2O का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज मोर देन SO2, ठीक है। तो मतलब K2O जो है वो इस तरफ लाई करेगा एंड SO2 जो है वो कम की साइड लाई करेगा, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा ClF3। सो ClF3 में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि दोनों ही टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के फॉल करते हैं, बट इन दोनों में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एंड क्लोरीन की कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। सो अगर हम इसे इनके साथ कंपेयर करें तो वी विल सी कि ClF3 का जो है दिस इज ग्रेटर देन SO2। ऐसा क्यों, क्योंकि ClF3 को जब हम देखते हैं इट हैज कंपैरेटिवली हायर डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का जो नेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज मोर। तो इसका मतलब ClF3 को हम कहाँ प्लेस करेंगे, हम यहां पर प्लेस करेंगे ClF3। So this is how we can arrange it in the increasing order of ionic character. Let us look at question number 9, which is again picked up from NCERT. Draw Lewis structures for the following molecules and ions H2S, HCOOH। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही जो हमारा 5 स्टेप प्रोसेस था उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं H2S। So let us talk about H2S। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 × 2, और सल्फर में हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा 8। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फाइंड द सेंट्रल एटम, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम होता नहीं है, तो यहाँ पर सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, हम स्केलेटन बना लेंगे इसका। तो ये रहा सल्फर और ये 2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से ऐसे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिया है। तो फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हमारे पास, 8 - 4 यानी कि 4। अब 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर की तरह असाइन करेंगे, राइट। तो ये सल्फर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब लोन पेयर की तरह कहाँ असाइन करें, अब हाइड्रोजन ने तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब इसे हमें सल्फर के ऊपर ही इस तरीके से लगाना पड़ेगा, करेक्ट। सो अब ऐसे लगाने के बाद क्या सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 डुप्लेट पूरे हो रहे हैं, सल्फर के 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इज माई लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से वी कैन मेक द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर HCOOH, ठीक है। इसके पहले स्टेप में वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 6, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 6 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल हो गया 18, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे हम सेंट्रल एटम को। तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं यहाँ पर सेंट्रल एटम, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो होगा, तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो अब इसका स्केलेटन बनाएंगे। तो कार्बन ये रहा, कार्बन से एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया हमने, इधर हमने एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया और इधर हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, क्योंकि हमने बताया था जब भी O और H साथ में रहते हैं तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं, OH बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं, यानी कि 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं। तो रिमेनिंग इज 18 - 8 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, वी विल असाइन एज लोन पेयर्स,
ठीक है, हाइड्रोजन पे तो करेंगे नहीं असाइन, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है 1 2। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं 1 2 3 4, तो 4 और असाइन कर सकते हैं, कर दिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन के पास 2 है अभी, राइट, तो इसे हम 1 2 3 4 5 6 असाइन कर सकते हैं। बट बाय दिस टाइम हमने सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए हैं। अब लास्ट में हम क्या देखते हैं, क्या सबके ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं? बट इन दिस केस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, ऑक्सीजन के जो ये 2 लोन पेयर हैं, ये जो एक लोन पेयर है, इसे हम एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 और इधर हाइड्रोजन। सो दिस विल बी द लुईस स्ट्रक्चर फॉर HCOOH। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछा गया था मेंस 2018 में। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 माइनस आयन इज। तो इसके कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताने के लिए व्हाट विल आई हैव टू डू? आई विल हैव टू ड्रॉ इट्स लुईस स्ट्रक्चर। तो इसके लुईस स्ट्रक्चर से हमें काफी कुछ आइडिया मिल जाएगा। नाउ लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम वही जो हमारे 5 सिंपल स्टेप्स थे वही फॉलो करेंगे। तो अगर हम आयोडीन की बात करें तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7, तो इसका मतलब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम I3 माइनस की बात करें तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 × 3 + 1, क्योंकि माइनस है इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सो दैट विल बी 22। सो टोटल 22 होंगे। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है? हम इसका रफ स्केलेटन बनाएंगे। तो I3 है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो कितने यूज्ड अप हो गए? 1 2 3 4 यूज्ड अप हो गए। तो अब हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? सो रिमेनिंग हो जाएंगे 22 - 4 यानी कि 18। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर की तरह असाइन करेंगे। सो लेट अस से वी स्टार्ट विथ दिस वन। तो इस आयोडीन पे 1 2 ऑलरेडी है, तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब उसी तरीके से इस आयोडीन पे भी हम डाल देंगे 6, इस आयोडीन पे भी हम डाल देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया इसके ऊपर। तो अब अगर हम देखें तो इसमें लोन पेयर टोटल कितने हैं? सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज 1 लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल हमें यहां पर है 9 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें I3 माइनस के स्ट्रक्चर को, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। क्वेश्चन नंबर 11 मेंस 2013 का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। अच्छा, एग्जिस्ट करेगा ये नहीं या नहीं करेगा ये कौन बताएगा? ये हम बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। अगर हम इनके बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लें और अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 या फिर नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल एंड इट विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब मैं सबके तो यहां पर कैलकुलेट नहीं कर रही हूं, बट आई विल डायरेक्टली गो टू द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक हीलियम 2 का हमने देखा था दैट इट डजंट एग्जिस्ट। ये हमने कैलकुलेट किया था कुछ टाइम पहले, राइट? अभी एक दूसरे क्वेश्चन में हमने इसका बनाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अगर हीलियम 2 की बात करें तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4, राइट? क्योंकि हीलियम 2 किससे बना होगा? 2 हीलियम एटम से, और एक हीलियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, राइट? तो टोटल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। तो इसमें जो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी 2 होंगे, एंड एज अ रिजल्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 - 2/2 विच इज इक्वल टू 0. सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. इन अ सिमिलर वे H2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट 2+ है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0. सो ऑब्वियसली दिस ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट, राइट? सो C इज द राइट ऑप्शन.
Let's move ahead with the next question, which is the last question for this video, question number 12, and this has been taken from NCERT. Question कहता है compare the relative stability of the following species and indicate their magnetic properties. इस तरह के ना क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालनी है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी है या फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन है. तो इनकी स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से आप बता सकोगे कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है. बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है, राइट. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है. तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, तो अब मैं दोबारा से ये सारे तो कैलकुलेट नहीं करूंगी क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ये एक्सरसाइज थोड़ी देर पहले किया था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का. तो अगर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 2, O2 प्लस का आएगा 2.5, O2 माइनस का आएगा 1.5 और O2 माइनस का आएगा 1. और ये कैसे निकालोगे आप? बाय ड्रॉइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और फिर बाय फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मिल गया. अब रिलेशन क्या है? ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. तो इस रिलेशन के हिसाब से आप कह सकते हो कि अगर मुझे स्टेबिलिटी के हिसाब से इन्हें अरेंज करना हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे? हम कहेंगे कि O2 प्लस जो है इसका 2.5 है, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, सो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. उसके बाद O2, उसके बाद O2 माइनस और उसके बाद O2 माइनस. ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमने बता दिया. इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम कैसे बताएंगे? ये फाइंड आउट करके कि क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो हम क्या देखेंगे जब आप इसको बनाओगे एक्चुअली में, तो आप क्या देखोगे कि इनमें से जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर आपको देखने को मिलेगा? आपको O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है. O2 प्लस में भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है. O2 माइनस में भी मिलेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक है. लेकिन O2 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है. तो इसीलिए ये रहेगा आपका होमवर्क कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं इन सब का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको लगा होगा कि ये वीडियो यूजफुल है और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस लेसन से. और इसके आगे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो और कॉन्सेप्ट्स होते जाएंगे और ज़्यादा क्लियर. ठीक है, तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.